Good morning and Jai Hind students. My dear kids, in the last class we have discussed about the crypto games non-flowering plants, but today I am again revealing you the classification chart of kingdom plantae given by Eckler. Here students, you are seeing that kingdom plants are divided into non-flowering plants and flowering plants, and non-flowering plants, that is bifurcated into thallophyta and embryophyta. So thallophyta we have discussed the fungi and algae. Here you are seeing mosses, that is bryophyta, and ferns which are pteridophyta. But they are belonging to non-flowering plants which are cryptogams. Here students, today I am just demonstrating mainly the flowering plants which are gymnosperms and angiosperms. ध्यान से देखिएगा बच्चों. जिम्नो मीन्स नेकेड. जिम्नो मीन्स नेकेड होता है और स्पर्म मीन्स सीड, यानी नेकेड सीड. तो इनका नेकेड सीड है क्योंकि सीड कोड एब्सेंट होता है. सीड कोड एब्सेंट है इसीलिए इनका नाम रखा गया जिम्नोस्पर्म्स, बिकॉज सीड दे आर फर्स्ट सीडेड प्लांट. अभी आप क्लास इसका जब डेफिनेशन देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स का, तो फर्स्ट सीड वाला प्लांट यही है जिम्नोस्पर्म. लेकिन अभी सीड कोड नहीं पाया जाता. एज यू नो दैट इवोल्यूशन इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, इसीलिए इनको जो है नेकेड सीडेड प्लांट कहा जाता है. और जबकि दूसरी तरफ देख रहे हैं बच्चों एंजियोस्पर्म. एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन्स सीड्स, यानी यहाँ पर सीड कवर्ड है, सीड कोट पाया जा रहा है. और सीड कोट अगर एक है, सीड लीफ दैट इज कार्टिलेडन्स कहा जाता है. अगर सीड का कोट यानी सीड लीफ या कार्टिलेडन्स अगर एक है तो मोनोकॉट्स लाइक बनाना, लाइक मेज. एंड if the seed coats are two, that is two cotyledons, that is dicots like gram, like mango and guava. So this one is the classification chart of kingdom plantae proposed by Eckler. And here students, we are seeing that after completing non-flowering plants, in flowering plants we are seeing gymnosperms and angiosperms. So first of all, we are going to start children gymnosperms. My dear kids, if anyone asks to us that what is the definition of gymnosperms, then we are seeing here, gymnosperms are the first plants to have seed. इससे पहले बच्चों ब्रायो और टेरिडो, ब्रायोफाइटा में तो हम लोगों ने देखा कि वहां पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता था, प्रोटोनीमा बनता था, तो एम्ब्रियो का प्रश्न ही नहीं उठता. लेकिन टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने देखा बच्चों कि जाइगोट, soon after the formation of zygote undergoes mitotic cell division and develops into a resting diploid phase stage that is well known as prothallus. और चूंकि रेस्टिंग स्टेज डिप्लॉयड बनता है सीड जैसा, इसीलिए जो है टेरिडोफाइट्स को प्रिकर्सर माना जाता था सीड हैबिट का. लेकिन जिम्नोस्पर्म्स का डेफिनेशन देख रहे हैं बच्चों कि डेफिनेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट प्लांट्स टू हैव सीड. देख रहे हैं यहाँ पर साइकस, क्रिसमस ट्री इज आल्सो जिम्नोस्पर्म्स. क्रिसमस ट्री आर सीइंग हियर, पाइनस, साइकस, जिंकगो बाइलोबा, and so many thuja sinensis, moorpanki, and so many other different kinds of plants, mountainous plants belonging to this group gymnosperms. You are seeing here citrus, देवदारा, देवदार का पेड़, ठीक है, और टिम्बर्स वाले प्लांट, शीशम का पेड़, सागवान का पेड़, ये सारे बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म्स परिवार से बच्चों. जिम्नोस्पर्म्स ये वेरी करता है कुछ मिलीमीटर से लेके 100 मीटर्स तक. 0 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर का जिम्नोस्पर्म जो कि स्मॉलेस्ट प्लांट होता है बुल्फिया, और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म बच्चों बोलते हैं सिकोया. सिकोया इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स. और ये जो है फर्स्ट प्लांट होते हैं जिनके पास सीड होता है. यह अलग की बात है कि सीड्स आर विदाउट सीड कोट, सीड के ऊपर सीड कोट्स नहीं पाया जाता है. दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी ए जिम्नोस्पर्म्स, एज जिम्नोस्पर्म्स मींस नेकेड सीड. So children, if we talk about the characteristic of gymnosperms, then first of all we are seeing here gymnosperms produce cones. यहाँ पर देखिए पीछे मैंने कोन्स दिखाया, ये देखिए पाइनस वगैरह की कोन्स आप बायोलॉजी की लेबोरेटरी में भी देखे हैं. फीमेल कोन इज लार्जर देन मेल कोन. मेल कोन बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और फीमेल कोन जो मेगा स्पोरेंजिया होता है. तो फीमेल कोन हमेशा बड़े साइज का रहेगा. तो यहाँ आपने पहला कैरेक्टर देखा कि जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस कोन्स. स्टूडेंट जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बियर फ्रूट्स. जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स नहीं लगते हैं. फ्लावरिंग प्लांट तो है लेकिन चूंकि सीड कोट नहीं पाया जाता है, रिड्यूस वे में रहता है, इसीलिए जो है यहाँ पर सीड डेवलप करके कोन बना लेता है, न कि
फ्रूट्स बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म प्रोपेगेट बाय विंड पॉलिनेशन। ये आप अच्छी तरह से नोट कर ले बच्चों कि जिम्नोस्पर्म्स में केवल एक ही पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन, जिसको एनिमोफिली भी कहा जाता है, एनिमोफिली। इसीलिए इसके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, वो विंग्ड होते हैं, विंग्ड। 12th क्लास में आप देखेंगे भी पाइनस वगैरह का पॉलन ग्रेन आपकी कोर्स में रहेगा। आप देखेंगे पाइनस के अंदर विंग्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें केवल विंड पॉलिनेशन होता है, तो विंग्स होने की वजह से आसानी से वो फ्लाई कर पाएगा मूविंग एयर में, और माइक्रोस्पोरेंजियम तक, फीमेल फ्लावर तक पहुंच पाएगा इनफैक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, द एडल्ट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। टेरिडोफाइटा से ही हम लोगों ने देखा कि एडल्ट प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, टू एंड दैट इज डिप्लॉयड एंड इट, जब इवोल्यूशन एक बार हो गया, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफिटिक था, और फिर जब टेरिडोफाइटा में एक बार स्पोरोफिटिक हो गया बच्चों, तो वह आगे स्पोरोफिटिक ही चलता जाएगा। एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट रहेगा, डिप्लॉयड, और जिम्नोस्पर्म में भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द एडल्ट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। It is represented by a perennial, not annual, not biennial, perennial. Annual means एक वर्ष वाला, biennial means 2 वर्ष वाला, और perennial means बहुवर्षीय पौधे जो कई वर्ष वाली लाइफ साइकिल होती है। बच्चों बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी, तो टर्मिनोलॉजी को पकड़ा करिए आप लोग। ये पेरिनियल, पेरिनियल एवरग्रीन सदाबहार पौधे होते हैं। वुडी प्लांट्स, इनके वुड्स जो होते हैं वो टिम्बर्स के लिए भी और एज वेल एज हमारे घरों में फर्नीचर्स के लिए भी यूज होते हैं। इनके वुड्स रेलवे के बर्थ से लेकर पेंसिल बनाने तक के लिए यूज होते हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि जिम्नोस्पर्म्स का इकोनॉमिक वैल्यू कितना ज्यादा है। अभी हम लोग आज ही के डेट में जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की भी चर्चा करेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीज, ज्यादातर ये ट्रीज के फॉर्म में होते हैं, कुछ केवल ऐसे होंगे जो श्रब्स के रूप में होंगे, और हर्ब्स के रूप में एक भी नहीं, हर्बेसियस होंगे ही नहीं, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी प्लांट्स। पाइनस का मैं नाम ले रहा था बच्चों, एक एग्जांपल यहाँ देखिए, पाइनस एज वेल एज अदर कोनिफर्स आर एवरग्रीन ट्रीज। ये सदाबहार पौधे होते हैं, हर समय ग्रीन होते हैं। दे हैव मोनोपोडियल ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय वन मेन एक्सिस। इनकी बॉडी में इन एक मेन एक्सिस होता है, और एक ही एक्सिस पे आगे की तरफ ग्रो करते चले जाते हैं, और जैसे जैसे एक्सिस लंबा होता चला जाता है, वैसे वैसे ये डायमीटर में भी इंक्रीज करते हैं ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ स्पेसिफिक फेनोमेना होता है जो केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पाया जाता है, और सेकेंडरी ग्रोथ में बच्चों ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू डाई करते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू बनते हैं, जिससे कि स्टेम का गर्थ बढ़ता है, डायमीटर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, दे हैव मोनोपोडियल ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय वन मेन एक्सिस, एक मेन एक्सिस होगा, और जैसे जैसे एक्सिस ग्रो करेगा, टॉल होता जाएगा, वैसे वैसे जो है स्टेम का डायमीटर भी, एक्सिस का डायमीटर भी बढ़ता चला जाएगा। और स्टेम ब्रांचेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो लॉन्ग शूट्स या ब्रांचेज रहेंगे जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता रहेगा, और जबकि दूसरे छोटे वाले या ड्वार्फ शूट्स रहेंगे शोइंग लिमिटेड ग्रोथ। हियर यू आर सीइंग द कोन्स ऑफ साइकस प्लांट्स। ये कोन्स हैं बच्चों साइकस प्लांट्स के, जो कोन्स देखिए यहाँ पर डेवलप हुए नजर आ रहे हैं आपको। कोनिफेरस बोला जाता है इनको, कोनिफेरस ग्रुप है यह। ये जिम्नोस्पर्म्स है बच्चों। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बायो और टेरिडोफाइटा की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। जहां पर हम लोगों ने बायो और टेरिडोफाइटा में देखा बच्चों कि ब्रायोफाइटा में स्फेगनम या कुछ प्लांट्स ऐसे थे, जो है एंथोसिरास के अंदर हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा था नॉस्टॉक और एनाबेना के द्वारा, या हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में जो है स्फेगनम को देखा, दैट इज बग मास और पीट मास। टेरिडोफाइटा में भी हम लोगों ने देखा जड़ी बूटियों में, और आयुर्वेदा में, आयुर्वेद मेडिसिन में टेरिडोफाइट्स का यूज है। But if we talk about the economic importance of gymnosperms, then there are a lot of economic importance of gymnosperms in so many fields, in timbers, in foods, in medicine, in so many items. Gymnosperms are being used, children. So, economic importance of gymnosperms. First of all, we shall discuss as food. ध्यान से बच्चों देखिएगा यहाँ पे आप, सीड्स ऑफ सम स्पीसीज आर एडिबल। कुछ जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स एडिबल होते हैं बच्चों। साइकस, ध्यान से देखिए, साइकस, जिंकगो, ये पाइनस और नीटम, ये जी साइलेंट है, नीटम, ये स्पीसीज एडिबल स्पीसीज होते हैं बच्चों। इनके पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी सब्जियां
और दूसरे आइटम्स भी बनाए जाते हैं। पाइनस का जो सागो होता है वो बहुत ही फेमस होता है, देखिए लिखा हुआ है द सीड्स एंड स्टेम्स ऑफ साइकस एंड पाइनस एंड सागो। साइकस का जो सागो होता है वो स्टार्च रिच होता है बच्चों, इसको एरो रूट भी कहा जाता है, एरो रूट। ठीक है, तो ये साइकस से निकाला जाता है सागो जो स्टार्च होता है। बेसिकली आपने सुना होगा अरारोट, तो अरारोट जो होता है बच्चों दैट इज सागो, बेसिकली स्टार्च रिच कंपाउंड, उसका माड़ बनाया जाता है स्टार्च का। कपड़े वगैरह में आपने देखा भी होगा, रिवाइव करते समय इसको यूज किया जाता है सागो को, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस। और जामिया, ध्यान दीजिएगा, जामिया एक प्लांट का फूड मटेरियल है जिसको रिच सोर्स ऑफ स्टार्च माना जाता है। यह भी पाइनस और साइकस से निकाला जाता है। सीड्स एंड स्टेम्स ऑफ साइकस रेवलूटा, इसको वाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर साइकस रेवलूटा के सीड्स और स्टेम से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करा के और फिर वाइन बनाया जाता है बच्चों। यंग लीव्स जो सॉइल्स इसके हैं साइकस के जो है, इनको कुक करके काफिर ब्रेड बनाया जाता है। काफिर ब्रेड स्पेशल प्रकार का माउंटेनियस फूड है जो साइकस की लीफ से बनाया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की बात करें बच्चों अगर, तो ये साइकस प्लांट से हमें गम मिल रहा है। गम जो एडहेसिव एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक यूजेज होते हैं इसके गम्स के, जो साइकस से ऑब्टेन हो रहा है। इसके अलावा जो स्नेक बाइट्स के समय में एंटीवेनम का एंटीडोट्स दिए जाते हैं। मैलिग्नेंट अल्सर के केस में, कैंसरस अल्सर्स के केस में भी इसको यूज किया जाता है बच्चों, साइकस के गम को। तो ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी आप देख रहे हैं। टेनिस, टेनिस आर यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अराकेरिया सिकोया। अराकेरिया और सिकोया टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों, और इनसे टेनिन्स निकाला जाता है जो लेदर इंडस्ट्रीज में टैनिंग करने के लिए यूज किया जाता है लेदर्स को। कनाडा बाल्सम से आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, बायोलॉजी लैब में आपने देखा है, बायोलॉजी प्रिपरेशन के समय हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन के समय कनाडा बाल्सम यूज करते हैं। इट इज ए टर्पेंटाइन ऑब्टेन फ्रॉम एबिस बाल्सेमिया। एबिस बाल्सेमिया एक जिम्नोस्पर्म होता है बच्चों, जिससे ये टर्पेंटाइन टर्पिन का तेल जैसा ऑब्टेन किया जाता है एंड इट इज यूज्ड इन द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन इन द माउंटिंग मीडियम। जब हम लोग माउंट प्रिपेयर करते हैं उस समय में इसका यूज होता है। नाउ यू आर सीइंग हियर अम्बर्स। अम्बर्स आर द बेसिकली फॉसिल रेजिन obtained from Pinus succinifera. Pinus की एक वेराइटी है बच्चों, Pinus succinifera, एंड वुड ऑफ पाइनस इज यूज्ड एज डोर, दरवाजे बनाने में, पोल्स खंबे बनाने में, बीम्स बनाने में, जो घरों को बनाने के समय बांस और बल्लियां बनाने में, टिम्बर्स बनाने में, और मैंने बताया भी था पीछे आपको रेलवे वैगन्स और रेलवे बर्स वगैरह बनाने के लिए पाइनस को, पाइनस चिलगोजा और पाइनस गिगार्डियाना वेराइटीज को यूज किया जाता है। इसी तरीके से पोडोकार्पस से जो है प्लाईवुड्स बनाए जाते हैं, प्लाईवुड से भी आप भली भांति परिचित है बच्चों। न्यूज प्रिंट्स, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड पल्प ऑफ पाइनस, और पाइनस के वुड पल्प से ही जो है न्यूज प्रिंट्स के राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर्स बनाए जाते हैं बच्चों। इस इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हैं, गम्स में, टेनिन्स में, कनाडा बाल्सम, बायोलॉजी माउंट प्रिपरेशन में, अंबर्स बनाने में, रेलवे की बर्थ बनाने में, पेंसिल बनाने में, डोर और पोल्स और बीम्स बनाने में, टिम्बर्स बनाने में बच्चों, और प्लाईवुड्स बनाने में, साथ ही साथ पेपर्स, न्यूज प्रिंट्स के लिए, राइटिंग के लिए और प्रिंटिंग पेपर्स बनाने के लिए वुड पल्प पाइनस का यूज किया जाता है। दीज आर द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ gymnosperms we are seeing here. So children, we are seeing here in this diagram economic importance of gymnosperms. We are seeing that gymnosperms are used as food, as medicine, as timber, oil source, industrial value, aesthetic values and other uses. So there is a great economic importance of gymnosperms in each and every field of life. जिम्नोस्पर्म का यूज हम लोगों ने फूड में भी देखा, स्टार्च रिच, सागो और दूसरे फ्रूट आइटम साइकस और पाइनस के। मेडिसिन में बच्चों इफेड्रा एक जिम्नोस्पर्म्स है, इससे इफेड्रिन बनाया जाता है, इफेड्रिन। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म है बच्चों, जिंकगो बाइलोबा। जिंकगो बाइलोबा को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, और इसके अलावा ग्रैंडफादर ग्रैंडसन ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 65 टू 70 इयर्स के बाद फ्लावरिंग होती है बच्चों, इसीलिए इसको ग्रैंडफादर ग्रैंडसन ट्री कहा जाता है। और जिंकगो बाइलोबा को यूज किया जाता है एंटी पैरालिसिस ड्रग्स बनाने के लिए, एंटी कैंसरस ड्रग्स बनाने के लिए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स बनाने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा इवन आयुर्वेद में
और होम्योपैथ में बच्चों बहुत ऐसी मेडिसिन है पैरालिसिस और कैंसर की जिसका नाम ही है जिंकगो बाइलोबा। तो जिंकगो बाइलोबा इज द ग्रैंडफादर, ग्रैंड सेंट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। एस्थेटिक वैल्यूज में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं बच्चों थुजा साइनेंसिस, जिसको मोरपंखी भी कहा जाता है। मोरपंखी के रूप, मोरपंखी हम लोग शादी विवाह में स्टेजेज वगैरह डेकोरेट करने के लिए या बुके बनाने के लिए भी यूज करते हैं जो है थुजा साइनेंसिस मोरपंखी को। टर्पेंटाइन आयल, टर्पेंटाइन आयल इज यूज्ड ऑयल सोर्स के रूप में यूज होता है। ग्रेट क्वालिटी ऑफ gymnospermic product in fact, and earlier we have already seen the industrial value of gymnosperms. So in this way we have seen a lot of economic importance related to gymnosperms. Now children, let's see the life cycle of gymnospermic plant. After seeing the haplodiploidic life cycle of Bryophyta and Pteridophyta, now see the diplontic life cycle of Gymnosperms. यहाँ पे अब आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं कहेंगे, यह कंप्लीटली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी बच्चों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स का जो मेन प्लांट बॉडी है वह स्पोरोफिटिक है। और यहाँ देख रहे हैं आप स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी दैट इज 2n। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी 2n मींस डिप्लॉयड। और इसके पास मैंने बताया भी आपको कि माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं आप तो एंथर और बोलते हैं ओवरी या ओब्यूल, तो यहाँ एंथर और ओब्यूल न बोलकर आप बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि दे आर फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। ध्यान दीजिए बच्चों, दे आर फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इवोल्यूशन इज स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम दिस इज फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट इन फैक्ट, एंड हियर you are seeing the megasporangium। तो मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम में मेल गैमीट बनेगा और जबकि मेगास्पोरेंजियम में फीमेल गैमीट बनेगा। एज वी नो वेरी वेल दैट मेल गैमीट्स आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एंड न्यूमरस इन नंबर्स, whereas female gamete is always one single and stationary। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है बच्चों, मियोसिस सेल डिवीजन दैट इज रिडक्शनल। और मियोसिस सेल डिवीजन कौन करेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीजन करेंगे। और माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज meiotic cell division and produce microspores, haploid microspores, as we know very well that meiosis is the reductional division in which the number of chromosomes becomes half from the parent cell। इसीलिए यहाँ पर माइक्रोस्पोर जो बना मैंने उसको हैप्लॉइड बताया। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर देखिए मेगास्पोर, ये इन मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज meiotic cell division that is reductional to produce haploid मेगास्पोर। यहाँ पर हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएंगे, जबकि यहाँ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना है, यहाँ हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएंगे। एंड माइक्रोस्पोर्स मींस माइक्रोगैमेटोफाइट, इसको हम लोग पालिंग्रेन भी बोल सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स में तो हम लोग पालिंग्रेन बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग बताएंगे कि माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू माइक्रोगैमेटोफाइट पालिंग्रेन एंड मेगास्पोर डेवलप इनटू मेगागैमेटोफाइट ओव्यूल। यहाँ स्पर्म और एग लिखा हुआ है दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट, and due to the fertilization diploid zygote is formed। Students, since after pteridophyta we come into gymnosperms, then evolution is stepwise gradual modification। in pteridophyta we have seen कि जाइगोट बन जाने के बाद soon after the formation of zygote undergoes into mitotic cell division to produce resting stage that is well known as prothallus। और जबकि टेरिडोफाइटा में ब्रायोफाइटा में बच्चों हम लोगों ने देखा कि जाइगोट बन जाने के बाद जाइगोट मेयोटिक डिवीजन करता था और प्रोटोनीमा बनाता था, क्योंकि वहां पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक बननी थी। अब आप पूरी बात समझ रहे होंगे, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक बननी थी, इसीलिए जाइगोट बनने के बाद जाइगोट मेयोटिक सेल डिवीजन करके प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता था हैप्लॉइड, और फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा माइटोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाता था हैप्लॉइड एनसीएन, और फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप करके मेन प्लांट बॉडी बनाता था दैट इज गैमेटोफिटिक इन नेचर। जबकि टेरिडोफाइटा में हम लोगों ने देखा soon after the formation of zygote undergoes mitotic cell division to produce diploid prothallus that is resting stage, and that's why I have told you in the last class
that Theriophyta are considered as the precursor of seed habit. And here, in the case of gymnosperms, we are seeing here, children. Then, after the fertilization, zygote diploid zygote is formed, and zygote develops into embryo, and embryo in seed, and then it develops into the sporophytic plant body, which is the main plant body. That's why we are saying that in gymnosperms the main plant body is स्पोरोफिटिक, दैट इज डिप्लॉयड। स्पोरोफिटिक का मतलब डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम होंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि मियोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर्स बना रहे हैं, और मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस करके मेगा स्पोर बना रहे हैं। Microspore develops into sperm or pollen grain, and megaspore develops into egg cell, that is female gamete. Due to the fusion of male and female gamete, diploid zygote is formed, and zygote develops into embryo in seed diploid, और फिर embryo develop करके sporophytic plant body बनाएगा, that is 2n in nature. Okay children, and see here angiosperms. After completing gymnosperms, we have arrived on the most developed flowering plants, that is angiosperms. इसकी परिभाषा भी देखिए बच्चों, angiosperms are the plants that produce flowers. जिम्नोस्पर्म्स में आपने देखा कि जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावरिंग होती थी, मतलब सीड कोट नहीं पाया जाता था और फ्रूट्स नहीं बनते थे, जबकि एंजियोस्पर्म्स में पहला ये वेल डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, मोस्ट डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, और एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है। तो हम लोग एंजियोस्पर्म्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे बच्चों कि angiosperms are the plant that produce flowers. Angiosperms are the most developed flowering plants, and as you know that angio means covered, ध्यान दीजिएगा, angio means covered, sperm means seed, तो covered seed, क्योंकि सीड यहाँ पर कवर्ड रहेगा, सीड कोट प्रेजेंट रहेगा, सीड कोट प्रेजेंट है, इसीलिए इनका प्लांट का नाम रखा गया एंजियोस्पर्म। यहाँ पर देखिए बच्चों, एंजियोस्पर्म्स के कुछ कैरेक्टर मैंने लिया है। एंजियोस्पर्म बिलोंग to the group of seed plants. All angiosperms share two important traits. इनके अंदर दो important trait होगा, एक तो they produce flowers and दूसरा they produce seeds, और जो कि enclosed रहेगा fruits के अंदर। इसका मतलब कि fruit का formation भी होगा। So children, please keep this thing in your mind that angiosperms share या demonstrate two important traits, which are they produce flowers and they produce seeds that are enclosed into fruits. तो एंजियोस्पर्म्स की ये दो खासियत है बच्चों कि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के अंदर। और सीड्स हम लोग जानते ही हैं कि सीड्स आर कवर्ड बाय सीड कोट्स, सीड कोट्स के थ्रू सीड्स यहाँ पर कवर्ड होते हैं, सीड कोट प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियो मींस कवर्ड, स्पर्म मींस सीड, यानी सीड्स आर कवर्ड and they are just demonstrating two important traits, which are they are producing flowers and they are producing seeds that are enclosed within fruits. Now children, see here some characteristics of angiosperms. ध्यान से देखिए बच्चों। Number one, despite their diversity, angiosperms are clearly united. Angiosperms are clearly united by a suite of synapomorphines. Synapomorphines means that is shared derived features include. इनके अंदर कुछ synapomorphines हैं, means इनके अंदर shared और derived features होते हैं जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बच्चों पहले नंबर पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ovules that are enclosed within carpel. That is a structure that is made up of an ovary which encloses the ovules. यानी ovules ovary के भीतर होगा, पहली बात। और स्टिग्मा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वेयर पॉलन जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। एज यू नो कि स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आने के बाद पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन पॉजिटिव हो जाने के बाद पॉलन पिस्टिल जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा के ऊपर, और जिसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा देखिए स्पेशल फीचर यहाँ देख रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एंडोस्पर्म। ओके चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा जिससे एक एंडोस्पर्म बनेगा, दैट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो कि नरिशमेंट प्रदान करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को बच्चों।
इसीलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। कई बार पूछा भी जाता है कि एंजियोस्पर्म्स में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तब आप बताते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। अभी आगे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को डिटेल में देखेंगे बच्चों। दैट इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और स्टेमेंस विद टू पेयर्स ऑफ पॉलन सैक्स, इसीलिए बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड फीचर्स ऑफ गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड फ्लोएम टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पांचवा वाला लिया है, इसको समझिएगा बच्चों आप। पांचवें लाइन को, फ्लोएम टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। इससे पहले हम लोगों ने पहली बार जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को टेरिडोफाइटा में देखा। दैट्स व्हाई टेरिडोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज प्राइमरी वेस्कुलर प्लांट्स, बट इन जाइलम टिश्यू द सीप ट्यूब्स आर in xylem tissue the tracheids are absent, and in phloem tissue the seed tube and companion cells are absent. Similarly in gymnosperms also only in नीटम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, केवल नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है, जी साइलेंट है, GNETUM, केवल नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म्स है जिसके फ्लोएम में सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल पाए जाते हैं और किसी जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते। इसीलिए नीटम इज considered as the connective link between gymnosperms and angiosperms। इसीलिए नीटम को जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है बच्चों। यहाँ पर देखिए एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल देख रहे हैं आप, ये फ्लावर है, यहाँ देखिए ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, एक टिपिकल फ्लावर जिसमें यहाँ बेस दैट इज थैलेमस, इसके बाद ये कैलिक ग्रीनिश पोर्शन, ये कैलिक्स सेपल्स, और ये कलरफुल करोला, और करोला के ऊपर ये बीच में गाइनोसियम दिखाई दे रहा है, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर स्टिग्मा, लंबा नैरो ट्यूब स्टाइल, और यहाँ बेसल सोलर पार्ट ओवरी। और जबकि ये सब बच्चों स्टेमेंस नजर आ रहे हैं, which are androcium, the male sex organ. So here you are seeing a typical flower of angiosperm consisting the calyx, sepals, corolla, petals, and gynoecium individually known as pistil, and androcium individually known as stamen। एक स्टेमेन की बात करें बच्चों तो उसके अंदर लॉन्ग फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट दिख रहे हैं, और बाइलोब्ड एंथर दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर ये पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल में आप देख रहे हैं स्टिग्मा, स्टाइल, और ये बेसल सोलन ओवरी, यहाँ ओवरी बना हुआ है। इस ओवरी के अंदर बच्चों आप देख रहे हैं अलग अलग ओव्यूल्स हैं, अलग अलग चैम्बर्स में, इन चैम्बर्स को बोलते हैं लाक्यूल्स। तो लाक्यूल्स के अंदर बच्चों अलग अलग ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पर ओवरी के अंदर। और जबकि यहाँ देख रहे हैं बाइलोब्ड एंथर के अंदर, अब देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करेगा और पॉलन ग्रेन बनाएगा, जबकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करेगा और एग सेल बनाएगा। ये देखिए मियोसिस हो रहा है यहाँ पर भी, और मियोसिस हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भी, यहाँ पॉलन ग्रेन बन गया, और यहाँ पर ये देखिए मियोसिस हुआ, या ओव्यूल अंदर है एक सेल के। ये देखिए ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एक सेल रहेगा, अभी आगे मैं बताऊंगा इस चीज को, ध्यान से समझिए बच्चों आराम से। ये देखिए स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आ गया, मींस पॉलिनेशन हो गया आइदर सेल्फ और क्रॉस। और पॉलिनेशन होने के बाद आप जानते हैं कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर पे अगर पॉलन ग्रेन आ जाएगा एक ही फ्लावर के एंड्रोसियम से गाइनोसियम पे तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर एक प्लांट के दो फ्लावर्स पे भी आएगा तब भी सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दो एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन व्हिच इन्वॉल्व्स न्यूमरस वेक्टर्स सच एज एंड्स, सच एज स्नेल्स। तो अलग अलग वेक्टर्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, सच एज इंसेक्ट, सच एज वाटर, सच एज विंड्स एंड सो ऑन। तो आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म में आपने देखा था कि पॉलिनेशन केवल विंड के थ्रू हो रहा था, दैट इज एनिमोफिली। लेकिन यहाँ एंजियोस्पर्म के केस में बच्चों पॉलिनेशन कई तरीके से हो सकता है, विंड के थ्रू एनिमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू एंटमोफिली, वाटर के थ्रू एक्वाफिली या जूफिली, और एनिमल्स के थ्रू कैटल्स के थ्रू वाटर के थ्रू एक्वाफिली या हाइड्रोफिली, एनिमल्स या कैटल्स के थ्रू जूफिली, स्नेल्स के थ्रू मलेकोफिली, एंड्स के थ्रू मिरमिगोफिली, और बैट के थ्रू कायरोप्टेरोफिली, और स्नेक्स के थ्रू सर्पेंटोफिली। तो अलग अलग तरीके की पॉलिनेशन बच्चों। और पॉलन ग्रेन जब सेम टाइप के सेम स्पीशीज के प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पॉजिटिव हुआ, देन ओनली पॉलन ट्यूब इज जर्मिनेटेड। यहाँ देखिए पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होके स्टिग्मा के अंदर से होता हुआ इस ओवरी तक पहुंचेगा,
और यहाँ पर ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर देखिए ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद लाइफ साइकिल में सिंपली मैंने बताया है कि एक सेल से पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस फर्टिलाइज्ड हो जाएगा और इसके स्पर्म सेल या पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस और फर्टिलाइज्ड होकर यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बन गया n प्लस n इक्वल टू 2n बन गया। और आप जानते हैं कि जाइगोट ये डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेगा। देखिए ये एम्ब्रियो में डेवलप हो गया है और एम्ब्रियो से फिर सीड बन जाता है। ये देखिए फिर सीड में जब जर्मिनेशन होता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन बच्चों, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस and formation of plumule and radicle takes place. Plumule grows in apimetric direction forming the shoot system and radicle grows in geometric direction forming the root system. तो यहाँ पर देखिए सीडलिंग का फॉर्मेशन हो रहा है सीड्स के थ्रू। और यहाँ पर अब एक स्टेप इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन बच्चों आपने देखा या एक नहीं बल्कि दो यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, विच इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के केस में बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी चाहिए और वो नरिशमेंट मिलेगा एंडोस्पर्म से, दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल। और उस एंडोस्पर्म को बनाने के लिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है, विच इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन। बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन आप यहाँ देख रहे हैं, इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिस्कवर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय नवास्चिन। इसको नवास्चिन ने ढूंढा था बच्चों, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। एक्चुअली चिल्ड्रन, आफ्टर pollen pistil interaction, pollen tube is germinated. pollen pistil interaction हुआ स्टिग्मा के ऊपर, म्यूसिलेजिनस केमिकल सिक्रीट करते हैं पॉलन भी और पिस्टिल भी, दोनों ने म्यूसिलेजिनस केमिकल सिक्रीट किया। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन। पॉलन ग्रेन और यहाँ पर पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन हुआ म्यूसिलेजिनस केमिकल्स के थ्रू एंड इफ द मैचिंग इज पॉजिटिव देन पॉलन ट्यूब इज जर्मिनेटेड। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में बच्चों दो लेयर होता है, बाहर वाला एक्जाइन और भीतर वाला एंटाइन। तो जब मैचिंग पॉजिटिव हो जाती है तो बाहर एक्जाइन में एक जर्म पोर होता है, उस जर्म पोर को फाड़ते हुए इंटाइन ये देखिए बाहर निकल रहा है। ध्यान से देखिए, इंटाइन आफ्टर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इंटाइन कम्स आउट थ्रू द जर्म पोर ऑफ द एक्जाइन and here form the pollen tube runs throughout the style and reaches to the basal swollen part that is well known as ovary, and inside ovary ovules are located in various locules. ये ओव्यूल देख रहे हैं बच्चों, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ओव्यूल होता है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऊपर ये एंटीपोडल सेल है। ध्यान से देखिए 3 एंटीपोडल सेल ये चलाजल एंड पर होते हैं और नीचे माइक्रोपाइलर एंड होता है, जिस पर 3 यहाँ पर आपको एक सेल और 2 ये सिनर्जिड्स यानी इन तीनों को मिलाकर एक अपरेटस कहा जाता है। तो 3 सेल ये एंटीपोडल के हो गए चलाजल एंड पर पोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, 3 ये सेल होगा एक एपरेटस के रूप में, एक सेल बीच में और ये 2 किनारे किनारे सिनर्जिड्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एग, और ये माइक्रोपाइलर एंड पे रहेगा। और जबकि बीच में बच्चों एक सेंट्रल सेल होता है, उस सेंट्रल सेल के अंदर 2 एप्लाइड न्यूक्लियाई होते हैं जिनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो बच्चों 3 एंटीपोडल सेल, 3 एग एपरेटस। एंटीपोडल cells are located at chelazal end. Egg apparatus is located at micropylar end consisting one egg cell and 2 synergids. And here just at center, central cell is located consisting 2 polar nuclei which are haploid in nature. So in this way, now you understood the structure of 7-celled 8 nucleated embryo sac. ये एम्ब्रियो सैक कहा जाता है बच्चों अंदर की जगह ओव्यूल की, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। अगर ह्यूमन बीइंग से हम रिजेम्बलेंस करें तो जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग में यूट्रस होता है फीमेल्स के बॉडी में, जहाँ पर की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक यूट्रस की तरह यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म में हमें यहाँ एम्ब्रियो सैक नजर आ रहा है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल चलाजल एंड पर, 3 एग एपरेटस एक सेल और 2 सिनर्जिड्स माइक्रोपाइलर एंड पर, और जबकि बीच में एक सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यह ओव्यूल के ऊपर की बच्चों प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इन 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है इंटेगुमेंट्स। ध्यान दीजिएगा इंटेगुमेंट्स। यहाँ पर मैंने ओव्यूल को बड़े में ड्रा किया हुआ है। इस डायग्राम को देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये 3 एंटीपोडल सेल, यहाँ पर ये 3 एग एपरेटस, एक ये ग्रीन वाला एक सेल
और ये दोनों जो है सिनर्जिड्स प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द एग सेल। और आप देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब ये माइक्रोपाइलर इंड से भीतर की ओर आ रहा है एम्ब्रियो सैक से। हियर वन थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नोट चिल्ड्रेन दैट पॉलन ट्यूब कैन इंटर्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, थ्रू इंटेगुमेंट को फाड़ते हुए भी अंदर आ सकता है, एंड थ्रू चलाजल एंड, और चलाजल एंड से भी अंदर आ सकता है। देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ कर्सर के थ्रू, बहुत ध्यान से समझिएगा। Pollen tube inter just after pollen pistil infection, pollen tube is germinated, reaches to the basal swollen part, that is ovary, and enters inside the embryo sac through the chalazial end, through the integuments, or through the micropylar end. But mostly the pollen tube enters inside the embryo sac through micropylar end. लेकिन ज्यादातर केसेस में बच्चों ये पॉलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर एंड से ही अंदर जा रहा है। ये देखिए दिखाई दे रहा है जाता हुआ। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज समझिएगा, नीट के एग्जाम में मेडिकल में कई बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि पॉलन ट्यूब के डायरेक्शन को इधर की ओर जाएगा ये कौन डिटरमाइन करता है। तो डायरेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब इज डिटरमाइंड बाय फिलिफॉर्म apparatus present in these synergids which are said to be राफी। मैंने पहले ही बताया कि synergids, these synergids providing nourishment to the egg cell, and inside synergids two filiform apparatus are located well known as raphe, R-A-P-H-E, and raphe determines the direction of pollen tube to which to which direction pollen tube enters inside the embryo sac. Children, one thing is important to note that when pollen tube enters through chalazal end, then it is called as chalazogamy. ध्यान से देखिए, अगर pollen tube chalazal end से अंदर आ रहा है तो chalazogamy. When pollen tube enters inside the embryo sac through the integument, then it is called as mesogamy, and mostly pollen tube enters through the micropylar end, that is well known as porogamy. तो तीन तरीके से pollen tube एंट्री कर सकता है, through porogamy, through micropylar end, chalazogamy through chalazal end, and mesogamy through integuments. Okay, students. In meanwhile, the time inside pollen tube, the जनरेटिव सेल ऑफ pollen grain, एज वी नो कि pollen grain में एक जनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रदान करता है, और जनरेटिव सेल्स में जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है। और यहाँ पर देखिए इस pollen ट्यूब के अंदर बच्चों जनरेटिव सेल गेट्स माइटोटिक सेल डिवीजन, दैट इज इक्वेशनल। यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है इक्वेशनल, जिसकी वजह से एक एन से दो एन यानी दो मेल गैमीट बन जाते हैं। नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर दो मेल गैमीट बन नजर आ जाते हैं। ऐसा स्पेशल फीचर एंजियोस्पर्म में ही केवल दुनिया में होता है, और इसका सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बताया। ऐसा होगा तभी एंडोस्पर्म बनेगा, दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पॉलन ट्यूब एंट्री किया माइक्रोपाइलर एंड से, जो कि सबसे ज्यादा खासकर है, इसको बोलते हैं पोरोगेमी। और एंट्री करने के बाद इट रिलीजेस जस्ट आफ्टर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, it releases two male gamete, one is here and one is here. It releases two male gamete out of which one fuses with egg cell. ध्यान से देखिए बच्चों, एक egg cell से फ्यूज कर रहा है, that is syngamy। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? syngamy। और जब बनाता है जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट, n plus n इक्वल टू 2n। और जबकि दूसरा बच्चों, ये दूसरा pollen grain देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई दोनों से फ्यूज हो रहा है, n plus 2n, ये एक n और ये दोनों मिलके 2n, तो n plus 2n बराबर 3n, और ये कर रहा है ट्रिपल फ्यूजन। ये एंडोस्पर्म बना रहा है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, ट्रिप्लॉइड पेन बना रहा है, पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फिर पेन डेवलप करके एंडोस्पर्म बना लेगा, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होगा इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, जो जाइगोट से बनेगा। So children, again I am explaining the process of double fertilization. Please listen very very carefully. Double fertilization process is the special and peculiar feature of angiosperms of flowering plants. It does not occur in lower plants, and it was recognized by Navaschin. The significance of double fertilization is that through double fertilization, endosperm or reserve food material is also being produced for developing embryo during embryonic growth. Students, just after successful pollination, pollen pistil interaction takes place, that is the chemical matching through mucilaginous chemical, and just after the positive matching, pollen tube is germinated inside the style and runs to the basal swollen part, that is ovary, and enters inside the embryo sac of ovule.
Pollen tube can be entered through the chalaza that is chalazogamy, through integument that is mesogamy, or the most common through micropylar that is orogamy. The direction of pollen tube is totally determined by finger-like apparatus raphe present in both the synergids, which is providing nourishment to the developing egg cell. And after the entry of pollen tube, actually meanwhile the time inside pollen tube, the generative cell of pollen grain divide mitotically, equationally, and produce two male gamete. And just after the entry of pollen tube inside the embryo sac, it releases two male gamete into embryo sac, out of which one male gamete fuses with egg cell to form diploid zygote, that is well known as syngamy, and another male gamete fuses with the egg cell of central cell to form triploid pen, that is primary endosperm nucleus, and further children, pen develops into endosperm, that is the reserve food material for the developing embryo. So double fertilization is the very significant process of angiosperm children we are seeing here, in which beside zygote, the its reserve material, that is pen, is also formed. Primary endosperm nucleus is also formed, which develops into the reserve food material for the developing embryo. And after double fertilization, we shall discuss that basically on the basis of cartilagens, angiosperms are divided into two types, monocots and dicots children. मोनोकार्ड्स आर एल्बुमिनस. मोनोकार्ड्स के पास जो है एक एक सीड लीफ होता है. सीड लीफ को कार्टिलेडोन्स कहते हैं बच्चों. तो मोनोकार्ड्स के पास एक सीड लीफ होता है और डाइकार्ड के पास दो सीड लीव्स होते हैं. तो मोनोकार्ड्स में जो है एक एक वो कार्टिलेडोन्स, वन कार्टिलेडोन्स, एंड दे आर एल्बुमिनस मींस एंडोस्पर्मस. एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल उनके एम्ब्रियो के अंदर ही रहता है. दैट्स व्हाई देयर सीड कोट्स आर थिन एंड ट्रांसपेरेंट, पतला और पारदर्शी. जबकि डाइकॉट्स में बच्चों, because dicots are ex-albuminous or non-endospermous, that's why the reserve food material is absorbed by seed coat, and seed coat is thicker and colorful. इसीलिए ग्राम में हम देखते हैं जब, तो सीड कोट थिकर और कलरफुल दिखाई देता है, बिकॉज ग्राम इज द एग्जांपल ऑफ डाइकॉट. और जब हम मेज में देखते हैं, मक्के या भुट्टे में, तो सीड कोट पतला और ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, बिकॉज मेज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट. सो चिल्ड्रेन, कुछ और भी एग्जांपल्स है जो हम लोग मार्फोलॉजी में देखेंगे. जैसे मोनोकॉट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन और एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट पाया जाता है, जबकि डाइकॉट्स के अंदर टैप रूट पाया जाता है, और जबकि लिप्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है. सो इन दिस वे चिल्ड्रेन, we have concluded gymnosperms and angiosperm today, and now we have to discuss the criteria for the kingdom Animalia, and then start phylum Porifera and phylum Coelenterata. So thank you very much, and prepare gymnosperm and angiosperms, and then we shall start kingdom Animalia, the fourth chapter. Children, also illustrate, also make attention on the life cycle of gymnosperm and angiosperm, and very special, that is double fertilization. Double fertilization is very important for your exam also, because it is the significant process of angiosperms. So now the class is over. Thank you very much children, and tomorrow in the next class we shall start kingdom Animalia. Thank you very much.